Good morning, all of you. Today we will read chapter 2 of 8th class, chapter 12 और 8th class एंड इसका हम ये देख रहे हैं थर्ड वीडियो प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट। यहाँ से हमें पढ़ना है Planning for the development, lifting India and Indians out of poverty and building a modern technical and the industrial base were among the major objectives of the new nation. In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute suitable policies for economic development. There was a broad agreement on what was called mixed economy model. Here both the state and the private sector would play important and the complementary roles in the increasing production and the generating jobs. What especially these roles were to be, which industries should be initiated by the state and which by the market. How to achieve a balance between the different regions and the states was to be defined by the planning commission. तो ये जो विकास योजनाएं बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि जो हमारा इंडिया है और जो इंडियंस हैं उनको उनकी गरीबी से मुक्त कराने और जो भी अभी न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है उनसे इंडस्ट्रीज़ बनाना और भारत का विकास करना, ये ना उस समय का लक्ष्य था। और 1950 में 1950 में सरकार ने कई नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई और उसे लागू करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया जिसे हम हिंदी में योजना आयोग कहते हैं। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया। यह राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग निजी उद्योगपति द्वारा चलाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इनको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। In 1956, the second five-year plan was formulated. This focused strongly on the development of heavy industries such as steel. तो 1956 में जो दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, इस योजना में स्टील यानी कि इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल जो बांध परियोजना थी उन सब पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, उन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया। And on the building of the large dams, this sector would be under the control by the state. This focus on heavy industries had the effort of the state. Regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades. This approach has many strong supports, but also some vocal क्रिटिक्स। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो जो कि स्टील की थी, तो उस पर मतलब ज़्यादा वो फोकस किया गया था और इसी के लिए जो थी आर्थिक नीतियाँ बनाई गई थी और इसी के साथ जो विशाल बांध हैं उनको भी बनाने पर जोर दिया गया था और ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए थे। भारी उद्योग पर ये जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक नीति को प्रभावित करते रहे। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक तो कुछ मुखर विरोधी भी थे, यानी कि यहाँ पे इसको पॉलिसी को अच्छा कहने वाले भी बहुत लोग थे और बुरा कहने वाले भी, क्रिटिसाइज़ करने वाले भी बहुत लोग थे। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि ये खेती के हिसाब से ये जो पॉलिसी है जो बनाई गई है वो सही नहीं है। Some felt that the had put inadequate emphasis on the agriculture and others argued that it had neglecting primary education. Still others believed that it had not taken account of the environment implications of the economic policies. As Mahatma Gandhi follower Meera Band wrote in 1949, by the science and machinery he may get her return for a time, but ultimately will come desolation
we have got to study nature balance and develop our lives within her laws if we are to survive as a physically healthy and moral decent species. तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये खेती पर इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, मतलब खेती पर को मतलब इस पॉलिसी में खेती को तो नेगलेक्ट कर दिया गया है। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और कुछ कह रहे थे कि इस आर्थिक नीति का पर्यावरण पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा कुछ समय तक तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। यानी कि जो मीराबाई है उन्होंने क्या कहा कि हम चाह रहे हैं कि बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी आए और उससे औद्योगिक विकास हो, लेकिन ये है इसका जो पर्यावरण है ना उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको अधिकतर जो है प्राकृतिक जीवन के हिसाब से ही अपना जीवन जीना चाहिए ताकि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो कह रही है कि कुछ समय तक तो हमें इसका प्रॉफिट होगा नई टेक्नोलॉजी का, लेकिन देखा जाएगा तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। और यदि हम प्रकृति के अनुसार चलेंगे तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से जीवित रह पाएंगे। तो अब इस आर्थिक नीति को देखकर हमें दो मतलब दोनों चीज़ें दिखाई दे रही है कि लोग इसके आलोचक भी हैं और इसके सपोर्ट में भी हैं। अब इसमें एक एक्टिविटी दे दी गई है, डिस्कस इन योर क्लास दैट मीरा बहन वाज राइट इन हर व्यू दैट साइंस एंड मशीनरी वुड क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन बींग्स। यू मे लाइक टू थिंक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन ऑन द वर्ल्ड टुडे। तो ये आपको एक्टिविटी दी गई है कि मीरा बहन ने जो कहा था वो सही था क्या, और वास्तव में मशीनों का यूज़ करना कितना सही है, क्या इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। तो ये एक कुछ ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं जिस पर कि आपको सोचने के लिए दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है भिलाई इस्पात संयंत्र, और उसके बाद में ये जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में एक कोटेशन दिया है, वो देखिए क्या है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू was a great supporter of the planning process. He explained the ideas and the proposal of the planning in the series of letters he wrote to the chief minister of the different states. In letter of 22 December 1952, he said that behind the first 5-year plans lays the conception of the India's unity and the mighty cooperative effort of the people of India. We have to remember always that is not merely the government machinery and count in all this, but even more so the enthusiasm and cooperation of the people. Our people must have sensation of the partnership in mighty enterprise of being follow travels towards the next goal, and we have said before the plan may be and has to be based on the calculation of the economic statistics and like, but figure and the statistics were important as they do not have life of scheme. The breath of life comes in other ways, and it's for us now to make this plan with the enshrined in coal print something living, vital and dynamic which capture the imagination of the people. प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना का भारी समर्थन किया। ये जो आर्थिक योजना आई 5 प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना, इसका बहुत ज़्यादा समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम उन्होंने अपने इस पत्र में लिखे, और पत्रों में नियोजन के आदर्शों व उपदेशों की व्याख्या है। 22 दिसंबर 1952 को यानी कि 1952 में एक लेटर उन्होंने लिखा जिसके अंदर उन्होंने कुछ विशेष लाइनें लिखी थी, जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व भी इसमें ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य
की ओर बढ़ते सहयात्री जैसे एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से, हालांकि जबकि बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी योजना में जीवन पैदा नहीं किया सकता। जीवन का उद्देश्य तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजनाओं को जीवित किया जाए, गतिशील व उद्यम बना दिया जाए, या और लोगों की जो कल्पनाएं हैं उनको साकार कर दिया जाए। तो यानी कि यह है कि कोई भी जो योजना है वो तब तक कार्य में, मतलब उसको क्रियाशील नहीं की जा सकता जब तक कि हम उसमें एफर्ट्स नहीं डालेंगे। तो ये जो है हमारे उस समय के जो प्रधानमंत्री नेहरू जी, उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो ये लेसन है, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।